जो आप सबके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो जो है बनाया गया है, जिसमें आपके कक्षा 10वीं गणित के ऑल चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का महत्वपूर्ण सवालों का एक श्रृंखला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो बच्चों, इस सवाल के हर एक कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको हर एक चीज समझाई जाएगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट सवालों का एक संग्रह है जो कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो कि आपकी कक्षा 10वीं गणित का एक मॉडल पेपर है। इसके सवाल नंबर 1 में जो 3 खंड आपके होते हैं उनको हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब सवाल नंबर 2 से आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 2 आपका है, कहता है एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 2y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को आपको किससे विभाजित करना है, y प्लस 1 से आपको भाग देना है और आपको भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल आपको क्या। तो देखिए, इतने को इतने से भाग देना है, जितने से भाग देना है उसको हम बाहर रखते हैं और जितने को भाग देना है उसको अंदर रखते हैं। कितने को भाग देना है, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को क्या करना है, आपको भाग देना है। सबसे पहले यहां 2 अंक है, तो यहां भी हम कितने अंक को देखेंगे, 2 अंक को ही लेंगे यहां भी। और सबसे पहला चीज, इसके पहले को देखेंगे और इसके पहले को देखेंगे। इसका पहला कितना है, 2y क्यूब। हम इसके y में कितने का ऐसा गुणा कर दें कि 2y क्यूब हो जाए। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो यह कितना होगा, 2y होगा। लेकिन अगर इसमें हम 2y स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो यह 2y क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में y का गुणा होगा तो 2y और y में y स्क्वायर का गुणा होगा तो y क्यूब। यानी कि कितने का गुणा हमने किया, इसमें हमने गुणा किया 2y का स्क्वायर, और जितने का हमने गुणा किया उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो हमने गुणा कितने का किया था, 2y स्क्वायर का। अब जब इसमें हम 2y स्क्वायर का गुणा किए थे तो कितना आया था आपका, 2y क्यूब आया था। बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर जब भाई एक ही में तो गुणा होगा नहीं, जब गुणा इसमें होगा तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो एक में जब 2y स्क्वायर का गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। और आप जानते हैं, जैसे अगर आपको भाग देना है किसमें, अगर आपको भाग देना है 11 में 5 का, तो आप इसको क्या करते हैं, 2 बार ले जाते हैं, 10 आता है। फिर इसमें से 11 में से 10 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 1 बचता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जब घटाने का चिन्ह लगाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यह 2y क्यूब प्लस का 2y क्यूब माइनस का कट जाएगा। 4y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा आपका, 2y स्क्वायर निकलेगा। और जिस प्रकार से एक यहां आता है उसी प्रकार से अगला अंक इसमें क्या होगा, उतर जाएगा। अब फिर से इसके पहले को देखेंगे और इसके पहले को देखेंगे। तो अब इसका पहला क्या है, 2y स्क्वायर है। तो y में हम ऐसा क्या गुणा कर दें कि 2y स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो यह क्या होगा आपका, 2y होगा। अगर 2 का गुणा करते हैं y में तो 2y होगा। लेकिन हमें 2y स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे अगर हम 2y का गुणा कर दें तो y का y से गुणा होगा तो y स्क्वायर, और y स्क्वायर में 2 का गुणा होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम 2y का अगर y में गुणा करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2y स्क्वायर। तो जितने का गुणा करते हैं चिन्ह के साथ यहां लिखते हैं। तो कितने का गुणा किया हमने गुणा किया कितने का, 2y का हमने इसमें गुणा किया। तो यहां से हमने कितने का गुणा किया, 2y का गुणा। तो 2y को यहां रख लिए, 2y का गुणा किए तो यहां पे क्या आया था आपका, 2y स्क्वायर प्लस। अब इसमें हमने गुणा किया है तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा किया है हमने, 2y का गुणा किया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। 2y से आपका 2y स्क्वायर आपका कट जाएगा। 3y में से 2y निकलेगा, 3y प्लस का 2y माइनस का। जब निकलेगा तो केवल क्या बचेगा, y, वो भी प्लस का। बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब ऊपर में क्या बचा है, y प्लस 1 बचा है। ऊपर में क्या बचा है, y प्लस 1। अब यहां भी आपका y प्लस 1 है, इसका भी पहला y है, इसका भी पहला y है। अब हम y में क्या ऐसा गुणा करें कि y ही हो, मान परिवर्तित ना हो। तो अगर 1 का गुणा करते हैं तो इसका मान y ही होगा। तो प्लस का 1 गुणा किया तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, प्लस का 1। तो जब इसमें प्लस का 1 का गुणा करेंगे y में तो y होगा, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। इस प्रकार से जब इसको घटा देंगे तो y से y खत्म, 1 से 1 खत्म, आपका क्या आ गया,
जीरो आ गया। और जो सबसे नीचे आता है वह क्या होता है, शेषफल होता है। जो सबसे नीचे आता है वह क्या होता है, आपका शेषफल होता है। और जो यहां आता है यह आपका क्या होता है, भागफल होता है। यह क्या होता है, आपका भागफल होता है। और ये जो आपका होता है यह आपका क्या होता है, भाजक होता है। और यह आपका क्या होता है, भाज्य होता है। तो इस प्रकार से आपको भागफल और शेषफल पूछा था, तो भागफल आपका कितना आ गया, 2y² + 2y + 1, और शेषफल आपका कितना आ गया, अंडा। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरे को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, कहता है कि यदि 29 पुस्तकों का मूल्य, कह रहा है कि 29 पुस्तकों का मूल्य, 29 पुस्तकों का मूल्य, 29 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया है, 29 पुस्तकों का मूल्य दिया है 783 रुपए, 783 रुपए दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो आपसे पूछ रहा है कि 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें, 2214 रुपए में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहला चीज कि 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपए। तो अगर यहां से हम एक पुस्तक का मूल्य निकालें, एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 783 बटे कितना हो जाएगा, 29। 783 बटे कितना हो जाएगा, 29। ठीक वैसे ही जैसे अगर 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो एक पेन की कीमत 25 बटे 5 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से 29 पुस्तकों का मूल्य अगर इतना है तो एक पुस्तक का मूल्य इतना बटे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और जब हम 783 में 29 का भाग लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, 29 का अगर इसमें भाग लगा देंगे तो आपका कितना आएगा, 27। यानी कि एक पुस्तक का जो मूल्य होगा वह कितना होगा, 27। आप भाग करके इसको देख लीजिएगा। एक पुस्तक का मूल्य अगर 27 रुपए है तो 2214 रुपए में, अब एक पुस्तक का मूल्य, अगर एक पुस्तक का मूल्य 27 रुपए है तो यहां से लिखेंगे कि 2214 रुपए में पुस्तकों की संख्या, 2214 रुपए में पुस्तकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक पुस्तक अगर 27 रुपए में मिल रही है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तक मिलेंगी, 2214 बटे कितना हो जाएगा, 27। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत अगर 5 रुपए है तो 25 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 25 बटे क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो उत्तर हमारा क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 25 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, 25 बटे 5 तो 5 रुपए हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक पुस्तक अगर 27 रुपए में है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें, 2214 बटे कितना हो जाता है आपका, 2214 बटे आपका कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और जब इसका आप भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा कितना, 82। यही आपका हो जाएगा 2214 रुपए में पुस्तकों की संख्या। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या तीसरे को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है, कहता है कि बिंदु 0 0 यानी कि मूल बिंदु से और बिंदु 0 2 के बीच की आपको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि यहां से आपका यह कोई बिंदु है जो मूल बिंदु है, और यहां कोई बिंदु है जो कि क्या है, 0 और 2 है, और यह 0 0 है। इनके बीच की दूरी आपको क्या करनी है, PQ बराबर आपको निकालनी है। तो अगर हम PQ यानी बीच के दूरी का अगर फार्मूला लिखें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ का अगर फार्मूला लिखें तो PQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। अगर अब इन बिंदुओं में x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करें तो x1 बराबर 0 हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना है, 0 है। अब सबका मान हम इस समीकरण में रख देते हैं तो PQ बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, x2 यानी कि कितना है, 2 है, तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 0
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0, यानी कि अंडर रूट का कितना होगा, 4। और अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन चूंकि यह एक क्या है, यह एक क्या है, दूरी है, यह एक क्या है, दूरी है। तो चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए केवल प्लस का ही 2 इसमें लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका छठवां प्रश्न है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों का आपका माध्यिका यानी कि मध्य बिंदु आपको इसमें का निकालना है। तो देखिए कभी भी जब आपको आंकड़े दिए हों इस प्रकार से और उसका निकालना हो माध्यिका, तो सबसे पहले इसको हम किस क्रम में अरेंज करेंगे, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। तो दोनों में से हम किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 18 है। तो सबसे छोटा 18, 18 के बाद क्या है, 20 है, 20 के बाद 21 है और 23 इसमें 2 बार है तो 23 को 2 बार लिख लेंगे। फिर से क्या है, 24 है और फिर से क्या है, 25 है। टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी संख्याओं को हमने ले लिया। यानी कि अब यहां पे हम देखेंगे क्या, पदों की संख्या। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बराबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या क्या है, 7, जो कि एक क्या है, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है, विषम है या विषम संख्या है। अगर संख्या विषम हो तो जो माध्यिका बराबर आपकी होती है, माध्यिका बराबर आपकी होती है, आपका होता है n+1/2 वां पद। जो आपकी माध्यिका है, अगर n की वैल्यू, पदों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद। और n का मान कितना है, 7। तो 7 + 1/2 पद, यानी कि 7 और 1 8 और 8/2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4वां पद चौथा पद हो जाएगा आपका। तो चौथा पद इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है आपका, 23 है। तो अतः चौथा पद कितना हो जाएगा, 23। तो अतः माध्यिका बराबर कितना हो जाएगी, माध्यिका बराबर आपका कितना हो जाएगा, 23। और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप छठवें सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल पांचवां इसमें छूट गया था, जो कि है आपका sin 63 इंटू cos 27 प्लस cos 63 इंटू sin 27। इसको सबसे पहले आप 63 को 27 के रूप में बना लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 63 को आप 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू में यह कितना है आपका cos 27 है, प्लस यहां पे आपका cos 63 है। तो cos 63 को हम ये लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 27, इंटू में आपका क्या है, sin 27। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 90 थीटा होता है वह साइन को कास में और कास को साइन में बदल देता है, साइन को और टेन को काट में, काट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को टेन में। तो साइन को जो 90 है किस में बदल देगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और थीटा के जगह पे कितना है, 27। तो यह कितना हो जाएगा, कॉस 27 इंटू यहां पे कितना है आपका, इंटू यहां पे आपका है कॉस 27 प्लस 90 जो है कास को किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। तो यह आपका हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और थीटा के जगह पे 27 है तो यह साइन 27 हो जाएगा और इंटू में कितना है, यह साइन 27। कास 27 इंटू कास 27, इसका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन 27 इंटू साइन 27, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 अंश। अब आपको एक फार्मूला विश्वविख्यात पता होगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यह आपका होता है फार्मूला। तो यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह किसके बराबर होता है, 1 होता है, चाहे थीटा के जगह पे कुछ भी हो। तो यहां पे इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा था कि आपको मान ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से आप मान ज्ञात
कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7वां है, इसमें आपको पूछ रहा है दो संख्याएं दी हुई है, √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य आपको निकालना है। समांतर माध्य जब हम किसी भी संख्या का निकालते हैं, दो संख्याएं दी हों और उनका हम समांतर माध्य निकालते हैं, यानी a व b का जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, तो a और b का जो समांतर माध्य होता है वह क्या होता है, a + b बाई कितना होता है 2। a के जगह पे है √3 + 1, तो इसको लिख लेंगे √3 प्लस का 1 और साथ में यहां पे क्या है प्लस है, और b का मान कितना है √3 - का 1। यह किसका मान है, b का मान, यह किस बटे में कितना 2। ब्रैकेट जब खोल देंगे इसको तो यह आपका हो जाएगा √3 + 1 और यह हो जाएगा √3 - का 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2। 1 से 1 आपका खत्म हो जाएगा और यहां से आपको बच कितना रहा है √3 + √3। देखिए कुछ बच्चों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, जब कभी भी प्रश्न प्लस होता है तो प्लस में संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। एक √3 और दूसरा √3, यानी कि एक √3 दूसरे के पास है और एक √3 आपके पास है, दोनों जब मिलेगा तो कितने √3 हो जाएंगे, 2 √3 हो जाएंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 √3 बटे कितना हो जाएगा, यहां बटे नीचे कितना है 2। अगर √3 + √3 + √3 3 बार होता तो 3 √3 हो जाता, 4 बार होता तो 4 √3 हो जाता, लेकिन जब गुणा होगा तो जब √3 में √3 का गुणा होगा तो उसका वैल्यू केवल 3 आएगा। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, इसका उत्तर जो आ जाएगा √3, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7वें को आप हल कर सकते हैं। आइए अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जो कि एक प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 35 सेंटीमीटर ऊंचे जार में 11 लीटर जूस आता है, यानी जार कैसा होता है, जो आप जार यानी कि बर्तन जो देखते हैं जार, यह कैसा होता है, इस प्रकार का होता है बेलनाकार, ऊपर इस प्रकार का उसका मुंह होता है। तो जार आपका क्या होता है, बेलन, यानी जार को आप बेलन समझ सकते हैं। कह रहा है कि इस जार की जो ये वाली ऊंचाई है ना, यानी h का मान कितना दिया है, h का मान जार की ऊंचाई कितना दिया है 35 सेंटीमीटर जार की ऊंचाई है। इसमें 11 लीटर आपका जूस आ जाता है, तो जार का आपको व्यास ज्ञात करना है। इसमें आपकी ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर और जार का जो आयतन दिया है, भाई उसमें जितना सामान आ सकता है, जितना चीजें उसमें आ सकती हैं वही उसका होता है आयतन। तो जार का जो आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है 1 लीटर, और आगे कह भी रहा है कि 1 लीटर आपके 1000 घन सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर आपका हो जाएगा इसका वॉल्यूम यानी आयतन। और आपसे डी का मान यानी कि व्यास का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जो कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r के आपके होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है क्या व्यास। तो जो आपका वेलन का आयतन है, वेलन का आयतन जैसा कि आपको पता हो, वेलन का आयतन कितना होता है, वेलन का आयतन होता है πr² इंटू में h। अब आप सब जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, इंटू में आपका कितना है r² है और इंटू में कितना है h, और h का मान कितना दिया है 35 दिया हुआ है। और अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन कितना है, ये कितना है आपका 11 लीटर है। तो यह अगर 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, तो 11 लीटर में 11000 घन सेंटीमीटर, तो यह किसके बराबर आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 11000 के बराबर हो जाएगा। इसको काटें अगर तो 7 एकम 7, 7 पचे कितना होता है 35। हमें तो r की वैल्यू चाहिए ना, तो r को हमें इधर रख करके बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। तो बाकी सभी संख्याएं गुणा में है, इधर आएंगी तो भाग में हो जाएंगी। यहां आपका 11000 ऑलरेडी मौजूद है और इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, इसके नीचे आपका आ जाएगा 22 और इसके नीचे आपका आ जाएगा 5, और यह किसके बराबर हो जाएगा, आपके r² के बराबर हो जाएगा। 5 से अगर इसको काटा जाए तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 10 बचा, फिर 5 दूना 10, फिर 2 जीरो बचा तो 2 जीरो ऐसे बढ़ा लिए, 22 एकम 22, 22
एकम यहाँ 22, 2 जीरो है तो कितनी बार में कट गया, 100 बार में कट गया। तो यहां से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई वह कितना आ गई, 100 आ गई। तो अगर आर स्क्वायर बराबर आपका 100 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर बराबर आपका हो जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। चूंकि त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है इसलिए त्रिज्या माइनस नहीं होती, इसलिए प्लस का ही केवल 10 लिया जाएगा। और आपसे तो व्यास पूछ रहा है ना, d बराबर आपका होता है 2r के, तो r बराबर 10 है तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, व्यास का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 8 को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का क्या होता है, गुणज होता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो हम लिखेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या कितनी हो जाएगी, पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, सम संख्याएं वे होती हैं जिनसे अगर हम कोई भी संसार की कोई भी संख्या हो उससे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, पूर्णांक संख्याएं हो उनसे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा क्या आती है, सम संख्या ही आती है। तो अगर हम मान लें कि a हमारे पास है, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। जहां आपका a बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या। जैसे 3 में 2 का गुणा कर दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 11 में 2 का गुणा कर दें, 11 दूना 22, 22 भी 2 से कट जाएगा, सम संख्या। अगर 23 में हम 2 का गुणा कर दें तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। 46 में 2 का अगर हम 2 से काटे तो 46 भी 2 से कट जाएगा, अर्थात 46। 23 क्या है, सम संख्या है। तो आप किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करते हैं तो सम संख्या होती है। अगर पहली क्रमागत संख्या 2a है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे पहली क्रमागत संख्या अगर 4 हो जाएगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, 4 और 2 6, फिर तीसरी क्या हो जाएगी, 6 और 2 8, यानी 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आगे चलता जाएगा। तो इसलिए आपकी दूसरी जो क्रमागत संख्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या आप इसको लिख लेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगी, कितना जुड़ जाएगा उसमें, प्लस का 2। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी क्रमागत संख्या की बात करें तो तीसरी क्रमागत सम संख्या जो आपकी होगी वह कितनी होगी, तीसरी क्रमागत सम संख्या दूसरी में जुड़ेगा, यानी कि 2a प्लस का कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 2a प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आगे कह रहा है कि सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो आएंगे अब हम प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, क्रमागत सम संख्या का योग अगर देखें तो पहली क्रमागत संख्या कितना है, 2a है, प्लस दूसरी क्रमागत संख्या कितनी है, 2a प्लस 2 है, प्लस तीसरी क्रमागत संख्या 2a प्लस कितनी है, 4 है। अगर इन क्रमागत संख्याओं को हम जोड़ दें तो कितना होगा, 2a प्लस 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा आपका, 6a हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। और अगर इसमें से हम 6 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1। और a क्या है, a हमारी कोई भी पूर्णांक संख्या है। तो यहां पे लिख लेंगे कि जहां a प्लस 1 बराबर क्या है, a प्लस 1 बराबर है कोई भी पूर्णांक संख्या। a कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में अगर कोई आप एक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या ही तो होगी। तो a प्लस 1 एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आपका यह सिद्ध हुआ कि भाई यह देखिए 6 के गुणज में है, 6 के गुणज में, यही तो सिद्ध करना था आपको ना कि कोई भी सम संख्या का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, 6 का गुणज होता है, यानी 6 के गुणा में होता है, 6 के मल्टीप्लाई में होता है। तो आपका यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, यह सिद्ध होता है इस प्रकार से कि कोई भी संख्या 6 के क्या होती है, गुणज में होती है, सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है।
तो देखिए अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 11 है, अब यह 3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको एक अथवा करके आपको एक प्रश्न मिलेगा, दो में से एक ही आपको करना है। देखिए तीसरा प्रश्न जो है आपको वर्ग दिया है और आवृत्ति दिया है। अब इसका समांतर माध्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम ज्ञात करेंगे xi, और xi आपका क्या होता है, xi बराबर आपका होता है मध्य बिंदु। तो आप मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु बराबर आपका होता है, अगर यहां पे हम मध्य बिंदु का फार्मूला लिखें तो मध्य बिंदु बराबर आपका होता है, मध्य बिंदु बराबर निम्न सीमा, निम्न वर्ग की सीमा। देखिए यह जो सीमा है कम वाली निम्न वर्ग की सीमा है, और यह उच्च वर्ग की सीमा है। निम्न वर्ग की सीमा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की सीमा। तो निम्न वर्ग की सीमा प्लस उच्च वर्ग की सीमा बटे क्या होता है, 2 होता है। यह किसका फार्मूला होता है, आपके मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो यहां से अगर हम मध्य बिंदु निकालें, तो अगर इसका मध्य बिंदु निकालें तो 0 प्लस 10, इसका मध्य निम्न कितना है 0, उच्च कितना है 10, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 और 2, 10 प्लस 20, 10 20 कितना हो जाएगा, 20 10 30, और 30 बटे 2 कितना हो जाएगा, 15। उसी प्रकार से अगले क्रम में 20 प्लस 30, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 का आधा 25, 30 40, 40 30 70, 70 का आधा 35, और 40 और 50, 50 40 90, 90 का आधा 45, 50 और 60 110, 110 का आधा कितना, 65। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, xi प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया, xi प्राप्त हो गया। अब अगले क्रम में हम क्या ज्ञात करते हैं, अगले क्रम में हम ज्ञात करते हैं xi इंटू fi, xi इंटू fi हम क्या करते हैं, अगले क्रम में ज्ञात करते हैं, जहां से का यह बिंदु है, यह आपका क्या है, xi, यानी कि सॉरी fi यह बिंदु है। तो जो आपका ये है आवृत्ति जो दिया है, यह आपका fi है, और यह जो मध्य बिंदु निकला यह आपका xi है। अब इन दोनों का हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो 5 में जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 25, 8 में जब 15 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 120, 16 में जब 25 का गुणा कराएंगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 16 दुना हो जाएगा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका 40, तो यह आपका हो जाएगा 400। 10 में 350 35 का होगा तो 350 हो जाएगा। 7 में 45 का होगा तो 5 सते 35, 5 सते 35, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 28, 3 आपका हो जाएगा 31, तो यह आपका 315 हो जाएगा। अब अगले क्रम में 65, यहाँ 65 नहीं होगा, आपका 55 ही होगा, क्योंकि आपका 50 और 60 110, 110 का आधा 55, 55 का गुणा जब 4 में होगा तो 5 चौक 20 की 0, हासिल आपका 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22, 220 हो जाएगा। अब दूसरे क्रम में आप क्या निकालते हैं, दूसरे क्रम में आप सिग्मा fi निकालते हैं, और तीसरे क्रम में हम सिग्मा xi इंटू fi निकालते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जो भी संख्याएं इसमें दी गई हैं प्रॉपर क्या करना है, जोड़ देना है। जो भी संख्याएं दी गई हैं प्रॉपर क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 10 29, 29 10 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 39 और 7 46, 46 और 4 कितना हो जाएगा 46 और 4 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब अगले क्रम में हम इसको भी क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही जोड़ देंगे। तो 5 0 0 0, 5 5 कितना होगा 10, 10 की 0, और 2 2 4 और 1 हासिल था, और तो 4 और 1 5, 5 5 10, 1 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13, हासिल फिर से 1 है, और 1 1 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 आपका 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यह कितना आ गया 1430 आ गया। अब जो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं x बार से, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है समेशन xi इंटू fi बटे समेशन fi। तो समेशन xi इंटू fi कितना है 1430 है, 1430 है, और बटे कितना है 50, एक शून्य से एक शून्य आपका चला जाएगा। 5 से अगर इसको काटा जाए तो 5 दूना 10, 4 बचा 3 हो गया, 5 वठे 40, 8 बार गया 3 बचा, और 5 छाक 30, तो यह समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर कितना आया 28.6, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का दिया गया समांतर माध्य आप निकाल सकते
सकते हैं। तो अगले क्रम में देखिए एक आंकड़ा और दिया हुआ है जो 11वां का अथवा करके दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है क्या, इसमें आपको निकालना है बहुलक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बहुलक का फार्मूला होता है वह होता है L प्लस आपका होता है F1 माइनस का F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यह आपका क्या होता है, फार्मूला होता है और इनटू में आपका होता है H। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इसमें L का मान क्या है, F1 का मान क्या है, F2 का मान क्या है, F0 का मान क्या है और H का मान क्या है। सबसे पहली बात करें अगर L की, तो सबसे पहले इस दिए हुए आंकड़े में हम बहुलक को छांटेंगे। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वह वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो आवृत्ति सबसे ज्यादा कितनी है, 23 है। तो जो यह वाला वर्ग है यह आपका क्या है, बहुलक वर्ग है। यह आपका कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30 है। तो L का मान कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। अगले क्रम में आपका आता है F1 या F0। तो अगर हम बात करें F0 की, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, जीरो का मतलब, F0 का मतलब कि बहुलक वर्ग यह है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता यानी कितनी है, 21 है। अगर हम बात करें F1 की, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका यह है, इसका बारंबारता 23 है। तो यह आपका हो जाएगा 23। अगर हम बात करें किसकी, F2 की बात करें, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। अगर H की बात करें तो H होता है वर्गांतर यानी वर्गों के बीच अंतर। तो कितने का अंतर है, 0 से 10 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, 40 से 50 10 का अंतर, 50 से 60 10 का अंतर। तो H का मान क्या हो जाएगा, 10। अब सारे मानों को हमें इस सूत्र पर बस रखना है। आइए इस सूत्र पर हम रख देते हैं। L का मान कितना है, 30। तो L के जगह पे हमने रखा 30, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिया। F1 कितना है, 23। तो ऊपर में हो जाएगा 23 और माइनस का F0 कितना है, 21। तो माइनस का आपका हो जाएगा 21 बटे 2F1 का मान 23 और 23 दुना आपका कितना हो जाता है, 46 माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान कितना है, 14। तो आपका ये हो जाएगा 21 माइनस का 14 और इनटू में आपका कितना हो जाएगा, इनटू में आपका हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां से जो बहुलक निकल के आएगा, यहां आपका है 30। तो यह आपका है 30 प्लस 23 में से 21 निकलता है तो कितना बचता है, आपका 2 बचता है। तो ऊपर में हो जाएगा 2 और 2 का जब 10 से गुणा होगा तो 2 से किस में हो जाएगा, 20 में। नीचे आपका 46 है, 46 में 21 और 14 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 21 प्लस 14 20 और 10 30, 4 1 5 यानी कि 25 हो जाता है। 25 जब आप 46 में से निकालेंगे, 25 को जब आप किस में निकालेंगे, 46 में से, तो 25 का 5 6 में से निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 35 होगा, 25 नहीं 35, और 35 में से 3 निकलेगा, 4 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1, यानी 20 बटे कितना आता है, 11। और इसको जब हम हल करेंगे तो यहां से कितना है, 30 प्लस 20 में 11 का भाग दिया जाएगा तो 11 एकम कितना हो जाएगा, 11। और फिर कितना बचेगा, यहां से 9 बचेगा, 8 बार जाएगा, फिर आपका 1 बार जाएगा। इस प्रकार से 1.81 इसको लिख सकते हैं। तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 31.81। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम 11वें सवाल के दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 12 के 2 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, गोले के आयतन का अनुपात, गोले के आयतन का अनुपात, गोले के आयतन का अनुपात। 2 गोले हैं, गोले के आयतनों का जो अनुपात दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 64 अनुपात कितने का, 27। गोले नहीं बल्कि गोलों के लिख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, गोले के आयतन की, गोले के आयतन की, और गोले के किसकी, गोले के किसका पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, उनके पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ। तो गोले का आयतन और गोले का वक्र पृष्ठ अगर हम निकालें, गोले का वक्र पृष्ठ अगर देखें तो इनका सूत्र क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब।
और इसका वक्र पृष्ठ आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे लाइव क्लास में कि सर चैप्टर 15 में बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं तो उनको कैसे याद रखें। देखिए गणित का सूत्र रटा नहीं जाता, याद नहीं किया जाता। जितना ही ज़्यादा उस बेस पर आप सवाल एक्सरसाइज करेंगे, सवालों का अभ्यास करेंगे, उतना ही सूत्र आपको आता जाएगा। सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस पे आधारित 150 सवाल लगा लीजिए, ऑटोमेटिक ऐसा सूत्र आप रट लेंगे कि फिर लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। अब आपसे बोल रहा है कि गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी कि प्रायः हमारे पास गोले कितने होंगे 2, यानी कि इसमें देखिए केवल आर ही तो है, गोले का जो आयतन है उसमें केवल आर ही है, तो चाहे कितना भी बड़ा गोला हो बदलेगा केवल आर। भाई 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, यह तो बदलेगा नहीं। केवल क्या बदलेगी, गोले की त्रिज्या। जैसे गोले की त्रिज्या छोटी होगी गोला छोटा होगा, गोले की त्रिज्या बड़ी होगी गोला बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे कि गोले के आयतनों का अनुपात हम मान लेते हैं कि पहले गोले के आयतन का अनुपात का मतलब होता है भाग देना। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और पहले गोले के लिए R1 मान ले रहे हैं और अनुपात का मतलब होता है भाग देना। दूसरे गोले के लिए हम कितना मान ले रहे हैं, दूसरे गोले के लिए R2 मान ले रहे हैं। यह कितना दे रखा है, 64/27। कितना दे रखा है, 64/27। ये इससे तो यह आपका कट जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, कितना होता है, क्यूब होता है। यहाँ आपका क्या है, R1 है और यहाँ आपका नीचे क्या है, R2 है। इन दोनों का ही क्या है, क्यूब है। इन दोनों का ही क्या है, क्यूब है। इधर में आप 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64। 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं आप। तो यहां से इसके बराबर यह 4/3 का क्यूब है, तो इसके 4/3 का क्या हो जाएगा, होल का क्यूब। होल का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है। ऊपर में यहां R1 है, ऊपर में 4 है, नीचे में R2 है और नीचे में 3 है। यहां से क्यूब को चाहे तो काट सकते हैं हम। तो यहां से R1/R2 बराबर कितना निकल के आएगा, 4/3 निकल के आएगा। R1/R2 का मान कितना निकल के आएगा, 4/3। यानी R1 जो है 4 है, R2 क्या है, 3 है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा गोला, R1 वाला गोला बड़ा है कि R2 वाला गोला बड़ा है। कमेंट करके आप बताएंगे। अब आइए देखते हैं, हमसे पूछा है कि इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, हमसे पूछा है क्या, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ का अनुपात आपका यहां लिख लेंगे, वक्र गोलों के वक्र पृष्ठों का, गोलों के वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर आपका कितना हो जाएगा, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, अनुपात का मतलब भाग देना, और यह आपका हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से आपका 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां R1 और नीचे बचेगा R2। इन दोनों का ही स्क्वायर है, तो इसका क्या कर दिए हम, होल स्क्वायर। क्यूब नहीं, इसका हम क्या कर दिए, होल स्क्वायर। देखिए मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म का इंसान हूं, तो छोटी मोटी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और बच्चे उसको आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिएगा। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और देखिए बच्चों के सामने पढ़ाना और अकेले में बड़बड़ाना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अकेले जब 3, 4, 5 घंटे जब कंटिन्यू आप बड़बड़ाते रहेंगे ऐसे ही ना, जैसे मैं बड़बड़ा रहा हूँ अभी, अकेले बोलते जा रहा हूँ, ना तो कोई सुनने वाला है ना तो कोई समझने वाला है। तो जब इतने घंटे जब कोई मतलब कंटिन्यू एकदम पढ़ाता है या कंटिन्यू अकेले ही जब पढ़ाता है ना, तो थोड़ा दिमाग भी क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है, दिमाग भी थक जाता है। तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उन गलतियों पे आप विशेष मत जाया कीजिएगा। बस आप लोग को पता है कि जो भी, भाई इतना तो आप लोग भी सब समझदार हो, पढ़े हो। तो आगे देखिए, R1 और R2 का मान कितना है, 4/3। तो R1 और R2 का मान रख लेंगे 4/3, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपसे पूछ रहा है इनका अनुपात, तो अनुपात आपका हो जाएगा 16:9 का। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 12 के पहले पार्ट को हल कर सकते। अगले क्रम में 12वां का जो दूसरा पार्ट करके अथवा दिया हुआ है, कहता है कि यदि बेलन का आयतन, यानी आपको दिया क्या है, वेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन बराबर आपको दिया है 30/80।
30, 80 घन सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसकी ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन की त्रिज्या तथा बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। अगर हम बात करें किसकी? बेलन के वक्र पृष्ठ की। अगर हम बात करें बेलन के वक्र पृष्ठ की, बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। अब यहां पे दिया हुआ है वेलन का आयतन, तो वेलन का आयतन भी बराबर कितना होता है? बेलन का आयतन भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जहां पे आयतन का मान दिया है 30, 80, तो आयतन के जगह पे हम क्या रख लेंगे? 30, 80 रख लेंगे। पाई का मान आपका होता है कितना? 22/7 होता है। और इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान दिया हुआ है 20। सीधा सीधा, कुछ कटपिट नहीं रहा है। हम जो भी आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको इधर भेज देंगे। और जब आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहां आपका कितना है? 30, 80 इंटू कितना हो जाएगा? 7 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 22 इंटू कितना हो जाएगा? 20। एक जीरो से तो इसका एक शून्य कट जाएगा। अगर 2 से काटें इसको हम तो 15 दूना 30 और 4 यह कितना हो जाएगा? 154 बार में कट जाएगा। अब 154 आपके 22 से भी कट जाएगा। कितनी बार में? 22 सते आपका हो जाएगा 154। तो यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई 7, तो यहां से अगर आर की वैल्यू निकालें, सॉरी 7 नहीं, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। और जब अंडर रूट स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। और अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो त्रिज्या जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अगले क्रम में हमें बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आपका होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। तो यहां से इसका मान रख दें हम, 2 को 2 रखने देते हैं। 22/7 की इसका मान, पाई का मान इंटू आर, आर का मान कितना है? 7, तो इंटू में 7 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 7 से तो आपका 7 कट जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 22 चौक कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। एक जीरो इसके साथ है तो 440। और यह वक्र पृष्ठ है इसलिए वर्ग इकाई हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 12वें के दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 13 है, कहता है कि दी गई आकृति में ओपी बराबर कितना दिया हुआ है? इसमें ओपी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और आपका दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पीटी और पीएस जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बताना है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। यहां पे ओटी जो है क्या है? ओटी या ओएस क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। बराबर इसमें हम लिख लेंगे ओटी बराबर क्या? ओएस। ओटी और ओएस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अब देखिए इस प्रकार का एक क्या बन रहा है, यहां पे देखिए कोई भी जो त्रिज्या होती है, सॉरी कोई भी स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है? तो हमने आपको बताया है, एक प्रमेय भी है आपके साइंस में, मैथ में, कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वह वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यह एक प्रकार से इस तरह से त्रिभुज बन जा रहा है। और जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो जो आपका यह त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहां हम, समकोण त्रिभुज पीटीओ से, समकोण त्रिभुज अगर पीटीओ से ले लें तो यहां से बोला है कि ओपी की जो लंबाई है, ओपी की लंबाई यह वाली कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या यह, और वृत्त की त्रिज्या यह कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यह चीज आपको दे रखा है। तो चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, यानी जब कभी भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी हम किसको याद करेंगे? पाइथागोरस भाई साहब को याद करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? वो के क्या होता है? बराबर होता है।
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ क्या है, इस भुजा में कर्ण क्या है, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो इस वाले त्रिभुज की देखी जाए तो यह भुजा सबसे बड़ी नहीं है, बल्कि यह भुजा सबसे बड़ी है। कितना है, PO। तो PO क्या है, यहाँ पे कर्ण है, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार आपकी PT है, तो यह आपका हो जाएगा PT का स्क्वायर। और आपका प्लस का लंब, लंब क्या है आपका, लंब आपका OT है, तो प्लस का आपका हो जाएगा OT का स्क्वायर। OP का स्क्वायर, OP कितना है आपका 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। PT आपका क्या है, PT तो आपको पता नहीं है, PT आपको ज्ञात करना है। तो PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, OT क्या है 5 है, तो OT का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। PT का स्क्वायर, PT का मान हमको ज्ञात करना है, तो हमें 25 को इधर लेके आना पड़ेगा। इधर जब 169 के पास आएगा 25 माइनस में हो जाएगा, 169 में से 25 निकलेगा 144 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा PT का स्क्वायर। हमें PT का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें PT चाहिए। तो PT के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बॉर्डर के इधर लेके आ जाएंगे, तो यह किस में हो जाएगा, अंडर रूट का 144। और तो यहां से आपका जो PT निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 44 किसका वर्गमूल है, तो यह आपके 12 का वर्गमूल है। तो PT का मान निकल के आया 12। PT क्या है, स्पर्श रेखा। तो आगे हम लिखेंगे यहां कि चूंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, लंबाई आपकी होती है बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। अतः आपका जो पूछ रहा है PT और PS पूछ रहा है आपका, तो जो आपका PT बराबर PS है वह कितने के बराबर है, वह आपके कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। यानी जीवाओं की लंबाई, दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी है, 12 है। तो इस प्रकार से हम डियर स्टूडेंट्स सवाल नंबर 13 को हल कर सकते हैं। एक पार्ट इसका और है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। अगले क्रम में जो 13वां का दूसरा पार्ट है, कहता है कि कोई दो आपका बिंदु दिया हुआ है। जैसे अगर कोई एक रेखा है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, तो आपको P का मान दिया है 2 और -3, Q का मान दिया है x और -7, और कहता है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो है कितनी है, 5 मात्रक है। इन दोनों बीच की दूरी कितनी है, 5 मात्रक है। तो आपको इस वाले x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो PQ होता है उसका फार्मूला कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला, दूरी का फार्मूला, जहां पे आपका x1 और x2 का मान निकाल लेंगे और y1 और y2 का मान हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, x है, तो यह 2 है और यह कितना है, x है। y1 का मान कितना है, -3 है, और y2 का मान कितना है, माइनस का कितना है, 7 है। अब सबका मान हम आइए इस सूत्र में रख देते हैं। PQ का मान दिया हुआ है 5 मात्रक, तो PQ के जगह पे हमने क्या रख लिया, 5 मात्रक, बराबर अंडर रूट का x2 कितना है, x है, तो x माइनस का x1 कितना है, 2 है, तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस y1 का मान कितना है, -7 है, और माइनस y1 है, तो -3 खुद है, और माइनस आपके सवाल में भी है, आपके सूत्र में भी होता है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहां पे जब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इसका जब वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और इसका जब वर्ग किया जाएगा तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यह होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर खुलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 का 2 इंटू a का मान x यानी 2x में जब 2 का गुणा होगा तो 4x प्लस का 7
माइनस का और 3 प्लस का, साथ में 3 जुड़ेगा यानी घट जाएगा तो आपका 4 बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस का, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का कितना आएगा आपका 16। अब 16 को हम क्या करते हैं, 16 और +4 कितना होगा 20, 20 को हम इधर लेके आ जाते हैं तो यहां आपका दिया हुआ है कितना, यहां करते हैं, यहां आपका दिया हुआ है कितना 25, 25 में जब 20 इधर से आएगा प्लस का तो आपका हो जाएगा माइनस का 20 बराबर, यहां बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का बचेगा 4x, तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। हमें इसको इधर नहीं लेके आना चाहिए, उधर ही जाना चाहिए, कोई बात नहीं। आइए देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 4x है, और 25 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा 5, 5 प्लस का है, बॉर्डर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यह एक गुणनखंड बन जाता है। अब इस बीच वाले का ऐसा फैक्टर करना है कि 1 × 5, घटाने पे कितना आना चाहिए 5, जैसे अगर 1 में हम -5 का गुणा करते हैं तो -5 आता है, इसका मतलब माइनस का मतलब यह है कि ऐसा फैक्टर 5 का करना है, घटाने पे कितना आना चाहिए 4, तो 5 -1 कर दे तो 4 आएगा, 5 × 1 कर दे तो 5 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे लिखना है 5 - 1 × x - 5 बराबर 0। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 5x प्लस का x - 5 बराबर 0, दो का हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, इसमें आपका x कॉमन है तो x - 5 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। अब यहां से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी और यह किसके बराबर है 0 के, तो एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो जब यदि यहां x - 5 बराबर 0 होगा, x - 5 इक्वल टू जब 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 5। और यदि x + 1 इक्वल टू 0 होगा, यदि x + 1 इक्वल टू 0 होगा तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहां से जो इनके बीच की दूरी है, x का जो मान है वह प्लस का भी 5 हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का मान आपसे पूछा था तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 1। 13 का देखिए एक और पार्ट है, अथवा करके दिया है कि एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा केजी में निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग की जाने वाली प्याज की मात्रा के बीच आपको क्या खींचना है, आलेख खींचना है, जिसमें आपके सप्ताह, जिसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है, सप्ताह और सप्ताह की संख्या और उपयोग किए गए प्याज की क्या दिया है मात्रा। सप्ताह की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और कितनी है 5। उपयोग किए गए प्याज की मात्रा कितनी है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। इसके मध्य आपको क्या करना है, इसके मध्य आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आपको एक वहां पे ग्राफ का पेपर मिला रहेगा, उसमें 4 खाने इस प्रकार से करके 4 खाने इसमें मतलब खाने कटे होंगे, उसमें 1-1 सेंटीमीटर के वर्गाकार खाने आपके कटे होंगे। इन खानों में से आपको क्या करना है, इन खानों में से आपको क्या करना है, अपने पेंसिल का उपयोग करना है और पेंसिल के उपयोग करके आपको क्या बनाना है, आपको एक आलेख बनाना है। आइए देखते हैं कि आलेख को हम कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए यह आपका दिया हुआ है, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन इसका ये ले लेंगे, मान लेते हैं कि यह लाइन ले लिया आपने और इसको मान लिया आपने क्या x अक्ष, और यह आपने ले लिया, इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया x और ऊपर वाले को क्या मान लिया, y मान लिया। और यहां पे बगल में आप लिखेंगे कि x अक्ष पर क्या है, उपयोग किए गए प्याज की मात्रा है, उपयोग किए गए प्याज की क्या है, प्याज की मात्रा है। और जहां पे y अक्ष पर क्या है, y अक्ष पर आपके सप्ताह की संख्या है, सप्ताह की क्या है, सप्ताह की क्या है, संख्या है। y अक्ष पर सप्ताह की संख्या है और x अक्ष पर क्या है, उपयोग किए गए प्याज की मात्रा है। तो देखिए यह आपका क्या है, y अक्ष है और यह आपका क्या है, x अक्ष है। यहाँ पे आपका क्या है, प्याज की x अक्ष पे क्या है, प्याज की मात्रा है और प्याज की क्या है, आपका मात्रा है। और y अक्ष पे क्या है, y अक्ष पे क्या है, आपका सप्ताह है, y अक्ष पे क्या है, आपका सप्ताह है। देखिए बोल रहा है कि
पहले सप्ताह में कितना प्याज की कितनी मात्रा लगी, 1 केजी। तो पहला सप्ताह किधर है, इधर। तो पहला सप्ताह यह वाला है, एक सप्ताह में प्याज की मात्रा कितनी लगी, 1 केजी। तो इसका ग्राफ आपका यहां जाएगा। सप्ताह नंबर दूसरा यहां है, दूसरे सप्ताह में जो प्याज की मात्रा लगी कितनी लगी, 2 केजी लगी। तो 2 केजी यहां है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी और 5 केजी। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह और 5वां सप्ताह। तो इस प्रकार से आपका यह आपका क्या हो जाएगा, पहला सप्ताह। दूसरे सप्ताह की संख्या यहां आ जाएगी और 2 किलो प्याज का संख्या यहां आ जाएगी। तो यह ग्राफ यहां चला जाएगा। तीसरे सप्ताह में यह ग्राफ कहां चला जाएगा, यहां चलाया जाएगा। सप्ताह की मात्रा आपकी 3 केजी, सप्ताह की संख्या आपकी 3, तो तीसरे में ग्राफ वहां चला जाएगा। चौथे में सप्ताह की संख्या आपका 4 और प्याज की मात्रा आपकी कितनी, 4 केजी, तो ग्राफ आपका यहां चला जाएगा। पांचवें में आपकी सप्ताहों की संख्या 5 और जो आपकी प्याज की मात्रा है 5 केजी, तो ग्राफ आपका यहां चला जाएगा। अब इन सारे बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आलेख इसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 15 है, कहता है क्या कि त्रिभुज ABC के परिगत एक आपको क्या करनी है, वृत्त की रचना करनी है। त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त की रचना करनी है, जिसमें BC आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कोण B बराबर 50 अंश दिया हुआ है। कोण B बराबर आपको दिया है 50 अंश और कोण C बराबर आपको कितना दिया है, 70 अंश दिया है। और इसके परिगत आपको वृत्त की रचना करनी है। रचना के चरण भी आपको लिखना है। मैं बारी बारी से बताता जा रहा हूं। रचना के चरण आप स्टेप वाइज लिखते चलिएगा, समय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग रोक करके रचना के चरण को आप यहां से लिख सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। एक रेखा आप खींचिए जिसको नाम दे दीजिए क्या, BC, और यह कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो पहले चरण में आप लिखेंगे कि पटरी की सहायता से हमने एक समतल पर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, जो रेखा आपकी क्या है, BC है। यह आप चरण नंबर 1 में लिखेंगे। चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि बिंदु B पर हमने चांद की सहायता से कितने अंश का कोण बनाया, 50 अंश का कोण बनाया। और बिंदु C पर दूसरे ही चरण में लिखेंगे कि बिंदु C पर हमने चांदा की सहायता से कितने अंश का कोण बनाया, 70 अंश का क्या किया, हमने कोण बनाया। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर, कोण वाली दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिली, उस बिंदु को हमने A नाम दिया। तो यह लिखेंगे आप चरण नंबर 2 में। तो यहां से आपका यह, तो इस प्रकार से आपका ABC एक त्रिभुज की रचना क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इस त्रिभुज के परिगत आपको वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए आपको लंब समद्विभाजक रेखा खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अगले चरण में क्या लिखेंगे, अगले चरण में लिखेंगे कि बिंदु B से एक चाप लिया, बिंदु B से और बिंदु C से चाप लेकर के हमने एक रेखा BC की समद्विभाजक रेखा खींची। तो अगले चरण में आप क्या लिखेंगे, अगले चरण में यह लिखेंगे कि बिंदु B से तथा बिंदु C से चाप लेकर हमने रेखा BC का एक समद्विभाजक रेखा खींची। तो यह रेखा, यह BC का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक। ठीक उसी प्रकार से अगले चरण में आप लिखेंगे कि बिंदु C और A से चाप लेकर के, बिंदु A से जैसे चाप लेंगे तो इधर, और बिंदु A से चाप लेंगे तो इधर, और बिंदु C से लेंगे तो इधर, और बिंदु C से यहां लेंगे तो इधर। तो आप लिखेंगे कि बिंदु C से भी एक चाप लेकर के हमने रेखा AC का, बिंदु A तथा बिंदु C से हमने चाप लेकर के रेखा AC की एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची। और दोनों समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलती हैं, दोनों समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलती हैं, वही इसका परिगत केंद्र होता है। या जो दोनों समद्विभाजक रेखाएं जहां भी मिलती हैं, वही इसका क्या होता है, परिगत केंद्र होता है। तो अगले चरण में आप यही लिखेंगे कि दोनों समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे को आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह वृत्त का परिगत केंद्र होता है। तथा अगले चरण में आप लिखेंगे कि रेखा OC को त्रिज्या लेकर, रेखा OC के बराबर की त्रिज्या लेकर हमने एक प्रकार की सहायता से एक परिगत वृत्त की रचना करी। इस प्रकार से आपकी परिगत वृत्त की रचना आपकी कंप्लीट हो जाती है और रचना के पद भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप वीडियो को रोक करके रचना के पद लिख लें और चित्र को एकदम स्वच्छ और सुंदर पेंसिल की सहायता से चित्र आप बनाएं पेपर में। इस तरह से अगर आप कर देंगे तो फुल नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगले क्रम में
बस प्रश्न संख्या 15 का एक पार्ट और है जो कि अथवा करके दिया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR आपका कितना हो, जिसमें QR आपका कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, QR 6 सेंटीमीटर हो, PQ 5 सेंटीमीटर हो, जिसमें आपको PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा कोण Q बराबर कितना हो 60 अंश दिया हो, तथा कोण Q बराबर कितना दिया हो 60 अंश दिया है। और कहता है कि आपको एक त्रिभुज, उसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है, उसके समरूप एक त्रिभुज ABC ऐसा बनाना है कि जिसमें आपकी भुजा AB किसके बराबर हो 2/5 PQ के क्या हो बराबर हो। यह आपको एक ऐसी क्या करनी है, रचना करनी है। सबसे पहले आप एक रेखा समतल पर कौन सी खींच दीजिए, समतल पर एक रेखा खींच दीजिए P and Q। तो सबसे पहले रचना के पद भी इसमें लिखना है, रचना के पद भी आप लिखते जाएंगे कि सर्वप्रथम समतल पर एक रेखा हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा PQ हमने क्या करी, खींची। उसके बाद आप लिखेंगे कि बिंदु Q पर हमने क्या किया, पटकार की सहायता से या चांद की सहायता से 60 अंश का क्या किया, कोण बनाया और बिंदु P को उससे मिलाया और जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु को हमने R नाम दिया और इस प्रकार से हमें PQ और R त्रिभुज की प्राप्ति हो गई। जहां पे इसको भी एक मेंशन कर देंगे कि जो QR है वह कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो चरण नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे कि बिंदु Q से हमने 60 अंश का कोण बनाते हुए एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची तथा उस रेखा को बिंदु P से मिलाया और जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु को हमने R नाम दिया और इस प्रकार से एक त्रिभुज P, Q और R की रचना कंप्लीट हो गई, रचना पूरी हो गई। अब अगले क्रम में इसका समरूप त्रिभुज बनाना है। तो समरूप त्रिभुज बनाने के लिए अगला चरण आप लिखेंगे कि रेखा PQ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने क्या खींची, एक रेखा हमने X खींची। और अगले चरण में आप लिखेंगे यह न्यून कोण बनाती हुई इस PQ से क्या करती हुई, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपने खींचा और इस रेखा पर जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उतने बराबर चाप लेंगे। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि यह चाप 1 सेंटीमीटर का हो, आधा सेंटीमीटर का हो, जितने का चाप लेंगे। जैसे जितना चाप लिया 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों चाप बराबर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों चाप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप 5 अंतःखंड इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको नाम आप M1 दे सकते हैं, इसको नाम M2 दे सकते हैं, इसको नाम M3 दे सकते हैं, M4 दे सकते हैं और M5 दे सकते हैं। अब अगले चरण में आप लिखेंगे, आपने ये तो लिख लिया कि 5 अंतःखंड काटे। अगले चरण में आप लिखेंगे कि M5 को, बिंदु M5 को Q से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। बिंदु Q से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए ऊपर में जो भी लिखा है यानी कि छोटी संख्या जो भी लिखा है उससे हमें क्या होता है, मतलब होता है। तो छोटी संख्या अगर 2 है तो हमें इस M2 से मतलब है और जितने अंश का कोण यहां बना है उतने ही अंश का कोण बनाती हुई जब यहां पे रेखा खींच देंगे तो यह रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो अगला चरण आप लिखेंगे, यहां से सबसे पहले करेंगे क्या, लिखना बाद में देख लीजिएगा। यहां पे हम इतने के चाप लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, M2 से इतने के चाप को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। इस प्रकार से चाप को क्या करेंगे, काट लेंगे। फिर प्रकार से मिलाएंगे कि इसकी दूरी कितनी है, जितनी दूरी पर यह चाप कटा है उतनी ही दूरी पर इस चाप को हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे और इस प्रकार से उस रेखा को हम क्या कर देंगे, उससे मिला देंगे। तो जो बिंदु, जिस बिंदु पर यह रेखा PQ के जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया। तो यह रेखा आपकी क्या हो गई, B हो गई। तो आप अब इसकी रचना में कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि आप M2 बिंदु पर एक रेखा M5Q के समांतर हमने क्या की, एक रेखा हमने खींची। यह आपका है अगला चरण। अब बिंदु B से हमें एक QR के समांतर क्या करनी होगी, रेखा खींचनी होगी। तो यहां पे यह जितने अंश का कोण बना है उतने ही अंश का कोण बनाते हुए अगर बिंदु B पर हम एक रेखा खींच दें तो जो रेखा खींचेंगे वह इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो जितने का चाप यहां कटा है उतने का चाप हम बिंदु B से इस प्रकार से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। जितने दूरी पर यह वाला चाप है इस चाप से हम क्या करेंगे, यहां पे काट लेंगे। तो जहां पे चाप कटेगा उससे इस बिंदु को होके क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो रेखा यह B C बिंदु पर मिली इसको हम A नाम दे देते हैं। चूंकि ABC की रचना करनी है इसलिए यह रिपीटेड होगा ही होगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, यह P भी होगा, A भी होगा। तो इस प्रकार से
से इस नए वाले त्रिभुज की रचना आपकी कंप्लीट हो गई और जो कि क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज का 2 क्या है 5 गुना है, 2/5 गुना है। अब इसकी रचना आप कैसे लिखेंगे कि बिंदु B से हमने QR के समांतर एक रेखा खींची, जो रेखा बिंदु PR को C बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से हमारे दूसरे त्रिभुज ABC की रचना कंप्लीट हुई, जो कि क्या है, त्रिभुज PQR का 2/3 गुना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 15 के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 16 है, इसमें भी आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला कहता है कि एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में, ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 लाख रुपए क्या करता है, निवेश करता है। यानी इसका मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 1 लाख रुपए, मूलधन कितना है, 1 लाख रुपए निवेश करता है। परिपक्वता के समय उसे कितनी राशि मिलेगी, यदि ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए ना, यह कितने वर्ष के लिए जमा करता है, 2 वर्ष के लिए जमा करता है। यानी समय का मान n का मान कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और कहता है कि ब्याज वार्षिक संयोजित अगर होती है तो उसको बैंक द्वारा कितना दिया जाएगा। तो वार्षिक संयोजित होती है, अगर छमाही कहता तो 2 वर्ष में हम ये देखते कि कितना छमाही होगा, वह आपका n का मान होता। अगर तिमाही कहता तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 3 तिमाही, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 2 वर्ष में 8 तिमाही, तो n का मान 8 हो जाता। लेकिन यहां वार्षिक की बात कर रहा है तो वार्षिक में तो दिया ही है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अगर सावधि जमा खाते में कोई व्यक्ति जमा करता है तो बैंक उसे चक्रवृद्धि ब्याज देती है, जिसका आपका फार्मूला होता है A, जहां A आपका मिश्र धन है, P × 1 + R बटे कितना होता है 100, इसके पावर कितना होता है, n होता है। यह आपका सावधि जमा खाते का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से अब A का मान, A का मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि बैंक उसको जितना देगा वही मान आपका क्या है, A है। तो A का मान अगर यहां से हम निकालें, P का मान कितना है, 1 लाख है, तो P के जगह पे हम क्या रख लेंगे, P के जगह पे 1 लाख रख लेंगे, इंटू 1 + R का मान कितना है, 4% है, तो 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100, और इसकी पावर n का मान कितना है, 2 है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, हल करना है। यह आपका 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, और यह हो जाएगा 1 + 4 = 4 और 25 चौका 100, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो यह आपका कितना है, यह आपका है 1 लाख, 25 × 25 और 1 26 बटे कितना हो जाएगा, 26 बटे यह कितना हो जाएगा 25, और इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। 26/25 का यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से यह A की वैल्यू है, अगर A की वैल्यू को देखा जाए तो यह आपका कितना है, 1 लाख है। 1 लाख इंटू 26 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 26 × 26, 26 × 26, और बटे में नीचे कितना है आपका, नीचे है आपका 25 × 25। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 3 0 इसके और बच जाएंगे, और इसको जब 25 से काटा जाएगा तो 25 × 25 बचा 15, और 150 हो जाएगा, तो 15 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 1 0 बच जाएगा, 160। यानी कि A बराबर आपका आ जाएगा 160 × 26 × 26। अब इसका जो आंसर आएगा वह आप कमेंट बॉक्स में इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार से 16वां का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो। चलिए 16वां का देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए आपको मैथ के पेपर से के संबंध में एक हमारा सजेशन है, जैसा कि मैं भी करता था अपने टाइम में जब एग्जाम में जाता था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो विस्तृत उत्तरी है 6 नंबर से उल्टा प्रश्न को हल करने के लिए शुरू कीजिए, कि जो बड़े बड़े प्रश्न पहले है ना, अगर आ रहे हैं तो, अगर आ रहा है तो आप सबसे पहले बड़े वाले प्रश्नों को कीजिए, क्योंकि अगर छोटे प्रश्नों में आप फंसे रह जाएंगे तो समय आपका यूं ही निकल जाएगा, और हो सकता है कि बड़े प्रश्नों के लिए आपको समय ना मिले और बड़े नंबर का आपको नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले आप बड़े प्रश्नों को हल किया कीजिए। तो आपका इसी क्रम में देखिए मैं आपको एक अपनी तरफ से राय दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, बाकी जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको बाध्यता नहीं है। 16वां का जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि अखिल ने बैंक में 300 रुपए प्रति माह, यानी कि P का मान दिया हुआ है कितना, 300 रुपए प्रति माह 2 वर्ष के लिए, यानी कि समय N का मान कितना दिया है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष में जहां यह आवर्ती
जमा खाते की बात कर रहा है। आवर्ती जमा खाता में जो यहाँ एन होता है वह हमेशा महीनों में होता है, तो 2 वर्ष में कितने महीने कितने हो जाएंगे, 24 आपके क्या हो जाएंगे, 24 मंथ हो जाएंगे। तो समय क्या कह रहा है, 24 मंथ। और ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है आर बराबर कह रहा है 5% वार्षिक हो, 5% क्या हो, वार्षिक हो, तो बैंक द्वारा अखिल को कितना रुपए दिया जाएगा। और आवर्ती जमा खाता अगर खुलता है तो आवर्ती जमा खाता का जो ब्याज होता है, आवर्ती जमा खाता का ब्याज, आवर्ती जमा खाता का ब्याज का जो सूत्र आपका होता है वह कितना होता है, P इंटू आर बटे क्या होता है 100, और इंटू में होता है 1/12 और साथ में n+1 और इंटू में n बटे कितना होता है, 2 होता है। यह आवर्ती जमा खाता का क्या होता है, ब्याज का फार्मूला होता है। सबका मान दिया हुआ है। आइए पहले ब्याज की हम गणना करते हैं। P का मान दिया है 300, P के जगह पे रख लिए 300, R का मान दिया है 5, R के जगह पे 5 और बट्टे में क्या 100 और इंटू में आपका है 1/12, n का मान है 24, तो यह हो जाएगा 24 इंटू 24 + 1 यानी कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 2 1 कम 2, 2 से 2 खत्म और 2 0 से 2 0 यहां खत्म। आपका बचा क्या, यहां बचा 5 तिहाई कितना बचा, 15 बचा और इंटू में यहां कितना बचा, यहां बचा आपका कितना 25, यहां बचा कितना 25। जब 15 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 525। यही आपका क्या हो जाएगा ब्याज, यानी बैंक द्वारा ब्याज उसको कितना दिया जाएगा 525 रुपए। अब उसको उसके द्वारा आगे पूछ रहा है कि बैंक द्वारा कितना राशि उसे दिया जाएगा। तो बैंक इतना तो उसके पैसे का ब्याज देगा और साथ में उसने जो 300 रुपए प्रति माह 24 मंथ तक जमा किया है वह भी जुड़ जाएगा उसमें। तो यहां लिखेंगे कि बैंक द्वारा दिया गया पैसा, दिया गया धन, बैंक द्वारा जो दिया गया धन है वह कितना हो जाएगा। इसने जो जमा किया 300 रुपए महीना, कितने महीने तक जमा किया, 24 महीने तक जमा किया और इस पैसे का ब्याज बैंक ने कितना दिया 525 रुपए। तो जब 24 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 तो आपका रहेगा ही और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7200 + 525, 525 में जब 7200 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 700 कितना हो जाएगा 25, तो 7,725 रुपए। सॉरी देखिए यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 25 में जब 15 का गुणा होगा तो 525 नहीं बल्कि कितना होगा 325 होगा। तो यहां भी कितना जुड़ेगा 325 जुड़ेगा, यहां भी 325 जुड़ेगा, तो यह टोटल कितना हो जाएगा 7525 रुपए हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 16वें सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गुणा कैलकुलेशन हो जाता है मिस्टेक, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं। तो इस प्रकार से आप 16वें सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 17 है, sin थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है इक्वल टू 1 है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लेंगे यानी नीचे नीचे का आपस में गुणा करा देंगे। 1 माइनस यह क्या है कॉस थीटा है और यह क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ऊपर में क्या है आपका साइन थीटा है और इंटू में 1 प्लस इसके साथ किसका गुणा हो जाएगा कॉस थीटा का हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा लिए। इसका गुणा इसके साथ होगा तो इसके साथ क्या है साइन थीटा है और यह आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस इसके साथ क्या आ जाएगा कॉस थीटा और 1 को बराबर को लेके ही चलेंगे। देखिए जब कभी भी सिद्ध करने वाला होता है तो किसी एक पक्ष को लेके चलते हैं और जब मान ज्ञात करना होता है, हल करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर के चला जाता है। अब देखिए अगर आपको यहां से कुछ दिख रहा हो तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अगर एक ब्रैकेट में ऐसा हो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो तो यह किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यह आपका फार्मूला होता है। तो एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होगा। तो यहां पे नीचे आपका हो जाएगा a का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b का मतलब क्या है कॉस थीटा है तो यह आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में साइन इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो साइन को हम क्या कर सकते हैं यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में यहां क्या बचा 1 प्लस क्या बचा आपका कॉस थीटा बचा और प्लस का यहां पे क्या बचा 1 माइनस का क्या बचा आपका कॉस
थीटा बचा और बराबर का क्या है आपके 1 है। अब अगर यहां से हम देखें तो cos थीटा से आपका cos थीटा खलास हो जाएगा और यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है किसके बराबर होता है आपके sin थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं, यह आपका क्या है sin थीटा है और 1 + 1 कितना है 2 होता है और 2 का गुणा जब इसके साथ होगा तो 2 sin थीटा हो जाएगा और नीचे आपका क्या है sin स्क्वायर थीटा, नीचे आपका क्या है sin स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहां से देखें इसका मान तो इस स्क्वायर से यह क्या होगा इसका मान कट जाएगा और बराबर में इसके क्या है, बराबर में इसके 1 नहीं, यहाँ बराबर में 4 है, 1 नहीं है, बराबर में कितना है 4 है। प्रश्न में बराबर में कितना है 4 है, तो यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और जब 4 होगा तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा, साइन तो यहाँ से हट ही चुका है, 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 4 का गुणा जब साइन के साथ होगा, 4 का गुणा जब साइन के साथ होगा, अभी स्क्वायर यहाँ का खत्म हो चुका है, केवल साइन थीटा है, तो 4 का गुणा जब साइन थीटा के साथ होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका साइन 4 साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें 4 को इसके पास भेजना पड़ेगा। तो 2 का मान कितना होता है, 4 जब इधर आएगा बॉर्डर के तो कितना हो जाएगा आपका 2/4 और 2 × 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यह प्रश्न आपको 6 नंबर का है ना, तो इतने पे ही नहीं छोड़ेंगे, इतने पे छोड़ेंगे तो आपको बस 5 नंबर मिलेगा। अब यहां से हम देखते हैं कि साइन के टेबल में जाते हैं, साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन के टेबल में जो 1/2 होता है वह किसका मान होता है, वह साइन 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 30 अंश, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहां से साइन आपका साइन है तो थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा 30 अंश, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 17वें के पहले पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका 17वां का दूसरा पार्ट है अथवा करके दिया हुआ है, कहता है कि एक मीनार के आधार पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आपका यह कोई मीनार है, इसके शिखर पर इसके आपके कहाँ बोल रहा है कि इसके आधार पर स्थित बिंदु, तो इसके आधार पर कहीं एक स्थित बिंदु है जिसके बिंदु से इस आपके मीनार का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन यानी ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बन रहा है वह कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। आगे कहता है कि मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, मीनार की ओर अगर मीनार यह है आपका, मीनार की ओर अगर हम 30 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं 30 मीटर तक अगर चलते हैं तो आपको मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है बतानी है। मीनार की ओर 30 मीटर चलते हैं तो इसका उन्नयन कोण जो 30 अंश का है 30 से क्या हो जाता है 60 अंश हो जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और इसको क्या मान लेते हैं D। सबसे पहले 60 अंश नहीं, कितना बोल रहा है 45 अंश। तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज कौन सा BCD, तो यहां लेंगे हम त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से, और त्रिभुज BCD में हम अगर tan थीटा लगाएं तो tan थीटा बराबर आपका होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका DC है तो लंब के जगह पे आपका क्या हो जाएगा DC बटे आधार आपका क्या होता है BC, तो बटे क्या हो जाएगा आपका B × C। tan थीटा, थीटा का मान 45 अंश है तो यहां से यह क्या हो जाएगा tan 45 अंश हो जाएगा बराबर DC बटे BC। मान तो किसी का पता नहीं है, 45 का मान होता है 1, तो इसके जगह पे अगर 1 रख दें तो यह हो जाएगा आपका DC बटे क्या हो जाएगा BC। BC का गुणा इधर करा दें तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा BC बराबर DC। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। BC किसके बराबर है DC के बराबर है, यानी कि यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो यही तो आपको ज्ञात करनी है। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ACD। तो अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD से, ACD से इसमें हम लगाएंगे क्या, इसमें लगाएंगे tan 30 अंश और tan
थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस बड़े वाले त्रिभुज को जब हम ले रहे हैं तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आधार ये पूरा है, AC आपका आधार है और लंब इसका DC है। तो लंब आपका क्या है, DC है और आधार आपका AC है। आधार आपका AC है और AC दो भागों में बटा हुआ है, AB प्लस BC। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस का क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो यह आपका हो जाएगा 1/√3 बराबर DC बटे BC। तो यह आपका हो जाएगा DC बटे AB। अब यह BC समीकरण नंबर 1 से DC के बराबर है। तो प्लस का क्या लिखते हैं, प्लस का इसको लिख ले रहे हैं BC। अब इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे आगे तो A इसका गुणा 1 के साथ होगा। तो यह आपका हो जाएगा AB प्लस का क्या हो जाएगा, AB प्लस BC के जगह पे हमें क्या रखना है, DC रखना है। तो BC के जगह पे हमने क्या रख लिया, DC रख लिया बराबर √3 का गुणा जब DC के साथ होगा तो यह आपका हो जाएगा √3 इंटू DC हो जाएगा। आपका √3 इंटू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब यहां से हमें किसका मान चाहिए, हमें तो DC का मान चाहिए। तो DC के मान को ज्ञात करने के लिए हमें इसको कहां भेजना पड़ेगा। अब हमारे पास AB की जो वैल्यू है वह कितनी है, 30 है। तो AB के जगह पे हम कितना रख लेते हैं, AB के जगह पे हम रख लेते हैं 30। अब DC को DC के पास भेज देते हैं। तो यहां से √3 DC और DC जब इधर जाएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा क्या, DC। अब यहां से अगर हम DC को क्या कर लें, कॉमन कर लें तो यहां अंदर आपका बचेगा √3 और यहां बचेगा आपका माइनस का 1 और यहां आपका हो जाएगा 30। हमें मान चाहिए DC का, यानी इस मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई DC है। तो DC के मान को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DC के साथ जो लिखा है उसको हमें इस साइड में भेजना पड़ेगा। तो यहां से यह क्या हो जाएगा 30 और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप इतने पे भी आंसर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और चाहे तो आप √3 का मान 1.732 लिख करके आप इसको हल भी कर सकते हैं। हालांकि आप अपना इतने पे भी मान रख देंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी इतना हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 17 को हल कर सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल और बचा है, आइए। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 18 है, जो कि क्या कहता है, तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 18 कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें व आरवें पदों का योगफल A, B और क्या है, C है। पीवें पद का योगफल, यानी हम जानते हैं कि योगफल का सूत्र Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है, d। यह आपके पास क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है। प्रश्न कह रहा है कि पीवें पद का योगफल कितना है, a है। तो पीवें पद का योगफल यानी कि n के जगह पे p रखना पड़ेगा। तो यानी कि n के जगह पे p अगर यहां पे हम रखते हैं तो पीवें पद का योगफल यानी sp बराबर आपका हो जाएगा p/2 और इंटू में 2a तो आपका ऐसा ही रहेगा n-1। n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका p-1 और इंटू में कितना हो जाएगा d और sp पीवा पद किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर p को हम क्या कर दें, p को अगर हम इधर लेके चले आए, p को अगर हम इधर लेके चले आए तो p यहां गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा a/p। यह आपका क्या हो जाएगा, a/ हो जाएगा आपका p और बराबर यहां बचेगा आपका 1/2 और साथ में 2a प्लस p-1 और इंटू में d। ठीक उसी प्रकार से बाकी में सब में आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो आपका क्यूआ पद है वह b है, तो इसके जगह पे a के जगह पे बस b हो जाएगा, p के जगह पे q हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा 2a प्लस q-1 और इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहां लिख लेंगे हम कि इसी प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इस यहां C कर देंगे तो यहां आपका R हो जाएगा, यह आपका 1/2 हो जाएगा।
2a प्लस r माइनस 1 और इंटू में d, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आते हैं, एक दिया हुआ है LHS। LHS क्या दिया हुआ है, आपको इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध आपको क्या करना है, LHS। LHS क्या दिया हुआ है प्रश्न का कि a बटे p इंटू q माइनस r प्लस b बटे q और क्या लिखा है, r माइनस p और आपको प्लस c बटे r और आपको इसमें इंटू कितना करना है, p माइनस q इंटू करना है। इसका बराबर आपको कितना सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। आइए कर लेते हैं। देखिए a बटे p का मान, b बटे q का मान, c बटे r का मान समीकरण 1 2 3 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। आइए रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों में क्या है, 1 बटे 2 है, तो a बटे p का मान कितना है, 1 बटे 2, तो यह आपका हो जाएगा 1 बटे 2 और इंटू में कितना है, 2a प्लस p माइनस 1 और इंटू में कितना है, d है, और यह इसका गुणा किसके साथ करना है, q माइनस r के साथ करना है, तो q माइनस कितना हो गया, r हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी b बटे q का मान कितना है, 1 बटे 2, तो इसके जगह पे 1 बटे 2 और यह कितना है आपका 2a प्लस q माइनस 1 और इंटू में कितना है, d। इसका गुणा मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी से, तो यह आपका हो जाएगा r माइनस पी। इसी के नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस का कितना है, c बटे r और c बटे r की वैल्यू यह है, तो 1 बटे 2, यह भी कितना हो जाएगा 2a प्लस r माइनस 1 और इंटू में d। इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, p माइनस q से, तो p माइनस क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे इसका आइए गुणा करा लेते हैं। सबसे पहला चीज तो 1 बटे 2 दोनों में कॉमन है, 1 बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तीनों में है 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब q का गुणा जब इसमें हम करेंगे, इसको थोड़ा सा और d का गुणा इसके अंदर करा देते हैं, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2a प्लस का p में d का गुणा होगा तो प्लस का pd और माइनस का 1 से जब d का गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, d, और इससे किसका गुणा करना है, इससे गुणा करना है qr का। थोड़ा सा यह आपका क्रिटिकल है, चिन्ह का आप विशेष ध्यान देंगे, गलत आपका नहीं होगा। यहाँ पे इसका जब गुणा करा देंगे, d का गुणा q माइनस 1 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे आपका कितना है, प्लस का चिन्ह बीच में है, तो प्लस लगा लिए बीच में, और कितने का गुणा कराना है, d में गुणा कराना है, 2a तो रहेगा ही, तो 2a प्लस r का गुणा कराना है, d का गुणा कराना है q से, तो यह आपका हो जाएगा qd और माइनस का क्या हो जाएगा d, और इसका गुणा कराना है r माइनस p से, तो इसका गुणा r माइनस p से। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, d का गुणा करा देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, इसका गुणा हो जाएगा 2a प्लस d का गुणा r में होगा तो rd, तो d का गुणा r में होगा तो rd, माइनस d का गुणा 1 में होगा तो d, और इसके साथ q माइनस p का गुणा करना है, तो यह आपका हो गया q माइनस p। अब इसका जब आपस में आप गुणा कराएंगे, इसका जब आपस में आप क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार q का गुणा इन तीनों के साथ होगा, फिर r का गुणा तीनों के साथ होगा, तो q का गुणा जब 2a में होगा तो यह हो जाएगा 2aq, q का गुणा जब प्लस का pd में होगा तो यह हो जाएगा प्लस का p q इंटू डी, माइनस डी में जब q का गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे गुणा करके लिखा है, आप अपने इत्मीनान से कॉपी में गुणा करके देख लेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 2aq प्लस का है, 2aq माइनस का है, आपस में कट जाएगा, pqd प्लस का pqd है। अब आइए देखते हैं pqd कहाँ पे है, pqd प्लस का है और ये pqd किसका है, माइनस का है, आपस में यह भी कट जाएगा। माइनस का dq है और प्लस का dq किधर है, माइनस का dq और प्लस का आपका dq। देखिए माइनस का dq और प्लस का dq आपस में यह भी कट जाएगा, माइनस का 2ar और प्लस का 2ar यह भी कट जाएगा, माइनस का prd और प्लस का prd यह भी कट जाएगा, प्लस का rd माइनस का rd यह भी कट जाएगा, qrd प्लस का और qrd माइनस का यह भी आपका कट जाएगा,
2AP प्लस का और 2AP माइनस का 2AP प्लस का, यह भी आपस में कट जाएगा। अब बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पे PD प्लस का, PD माइनस का, यानी सब कुछ कट गया। आपका कितना आ गया, 1/2 यहाँ था और अंदर में कितना आ गया, 0। और जब कभी भी किसी भी संख्या से 0 से गुणा होती है तो 0 आता है, बराबर आपका क्या आ जाता है, RHS। और यह आपका इस प्रकार से सिद्ध हुआ, इस इति सिद्धम, या इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 18वां के पहले पार्ट को हल कर सकते हैं। इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है वह कहता है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, यदि एक संख्या, तो माना हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्या बराबर क्या है, x है, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा x का व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका 1/x। अब आते हैं क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो x प्लस 1/x का योग कितना है, 61 कितना है, आपका 30 है प्रश्नानुसार। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर x का गुणा करा देते हैं तो इसके नीचे से x खत्म हो जाएगा, और अगर 30 का गुणा करा देते हैं तो इसके नीचे से 30 खत्म हो जाएगा, यानी नीचे वाला पूरा झमेला हमारे पास खत्म हो जाएगा। कब, जब हम 30x का गुणा सभी समीकरण में कराते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो 30x का गुणा क्या करते हैं, समीकरण 1 में करते हैं, समीकरण 1 में करने पर। तो 30x का गुणा समीकरण 1 में जब करते हैं तो 30x का गुणा x के साथ होगा, तो यह आपका हो जाएगा 30x²। यहां पे हम लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में 30x का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में करने पर। तो 30x का गुणा x के साथ होगा तो 30x, यहां से 30x का गुणा होगा तो इस 30x के साथ इस x का यह x कट जाएगा, यहां पे केवल क्या बचेगा, 30 बचेगा। और बराबर को अगर इसको, हाँ बराबर ही अभी रहने देते हैं, इसमें 30 का गुणा करेंगे तो केवल कितना बचेगा, 61x बचेगा। 30x का गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 61x बचेगा। अब 61 को x को इधर लेके आ जाते हैं, यह कितना है 3x² माइनस का आ जाएगा 61x प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर हम क्या लगा देंगे, द्विघात समीकरण विधि से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। और द्विघात समीकरण विधि से x का सूत्र आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b² माइनस 4ac और बटे क्या होता है, 2a होता है। अब यहां से अगर a b c का मान ज्ञात करें तो a का मान x² के साथ 3 लिखा हुआ है, b का मान यानी x के साथ माइनस का 61 लिखा हुआ है तो माइनस का 61, और c का मान अचर पद कितना है, 30 है। अब इस सूत्र में आइए सबके मान को हम क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। तो जब यहां पे रख देंगे x बराबर माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 61 है, तो यह वाला माइनस यह वाला माइनस मिलकर के प्लस का 61 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² यानी माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 3 है, c का मान 30 है, तो a का मान 3 इंटू c का मान कितना हो जाएगा, 30 बटे 2a, बटे कितना है, 2a है, तो 2 इंटू a का मान कितना है, 3, तो बटे में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। सॉरी 3 नहीं यार, यहाँ तो 30 है ना, 30x² होगा, मैंने 3 लिख दिया है क्या, यहाँ 30 होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, 3x नहीं बल्कि 30x है। अब यहां से अगर इस समीकरण को हम हल करें तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर 61 तो रहेगा ही, 61 प्लस माइनस जब हम 61 का स्क्वायर करते हैं तो जो आपका 61 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 3721। तो 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3721 माइनस का आपका है 4 इंटू 3 इंटू 30 है, तो 3 त्रिक का 9, 9 चौक कितना होता है, 36, तो यह आपका हो जाएगा माइनस का 3600। थोड़ा सा जगह आपका कंजस्टेड है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो x बराबर आपका यह हो जाएगा 61 प्लस माइनस अंडर रूट का यह कितना आया था आपका, इसका मान कितना आ जाएगा, 3721 माइनस का कितना आया आपका 3600, और बटे में 30 दूना कितना हो जाएगा आपका, 30 दूना आपका हो जाएगा कितना, 60। यहां से अगर x का मान निकालें तो x का मान यह प्लस का 61 प्लस माइनस यह आपका आ जाएगा अंडर रूट 3600, इसमें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 121 बटे कितना हो जाएगा, 60। 121 की वैल्यू होती है 11, तो x बराबर आपका आ जाएगा 61
प्लस माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 60। तो एक बार इसमें हम धन चिन्ह ले लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह जब ले लेंगे तो x बराबर 61 प्लस 11, 61 में 11 जुड़ेगा तो एक एक कितना हो जाएगा 2, 6 एक कितना हो जाएगा 7, 72 बटे कितना हो जाएगा 60। अब 12 छाक 72 और 12 पंचे 60, तो 6 बटे कितना आ गया 5। x का मान यहां से कितना आ गया 6 बटे कितना आ गया आपका 5 आ गया। और जब कभी भी माइनस चिन्ह लेंगे तो यहां पे हम लिख लेंगे कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह जब लेंगे तो यहां पे प्लस के जगह पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 61 में से जब 11 निकलेगा तो बचेगा आपका 50, तो यानी x बराबर आपका हो जाएगा 50 बटे नीचे कितना है 60, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 6। तो x के दो मान, एक तो आपका 6 बटे 5 और दूसरा आपका मान कितना आ गया, दूसरा मान आपका आ गया 5 बटे 6। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को 18वें के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही, काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गई और काफ़ी ज़्यादा, इतनी लंबी वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है, तो वीडियो को प्यार जरूर दें अपना, और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबका भला हो सके।